हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या कंडीशंस है और यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन को वायलेट करेगा तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है और किस सेक्शन के अंतर्गत। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड, जब व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर पे करना होता है, यानी कि सप्लायर जीएसटी पे करता है। इस केस में उसके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो रेगुलर टैक्स पेयर के तौर पर जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकता है, या फिर यदि वह स्पेसिफाइड कंडीशन को मीट कर देता है तो कंपोजिशन स्कीम को भी ऑप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रकार की कंपोजिशन स्कीम है, एक तो सेक्शन 10 के अंतर्गत और दूसरी है नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, सेक्शन 10 के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति की मैक्सिमम टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग कंपोजिशन स्कीम ली जा सकती है, जहाँ पे कि मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इन्हें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंदर कंपोजिशन स्कीम दो प्रकार की है। जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 10 के अंतर्गत जो कंपोजिशन स्कीम है वो मिलती है यदि व्यक्ति गुड सप्लाई करता है या फूड यानी कि रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है, या फिर गुड्स के साथ वो सर्विसेज भी देता है लेकिन सर्विसेज उसकी 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हायर वहाँ तक ही लिमिटेड रहती हैं। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाता है कि यदि व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट जीएसटी के रेट हैं यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है या फिर फूड सप्लायर है यानी कि रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई करता है या फिर ट्रेडर है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो इस केस में देखा जाता है कि एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर, फूड सप्लायर और ट्रेडर्स के लिए जीएसटी के रेट स्पेसिफाई किए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 10 के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में रूल 7 में जीएसटी के रेट दिए गए हैं, यानी कि यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है अदर देन मैन्युफैक्चर गुड्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट तो उस केस में उसे 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी CGST पे करना होता है, और इस प्रकार 0.5% SGST यानी कि टोटल 1% उसे अपनी टर्नओवर के बेसिस पर टैक्स कंपोजिशन स्कीम के अंदर पे करना होता है। यदि व्यक्ति फूड सप्लाई करता है इनकी रेस्टोरेंट सर्विसेज तो उस केस में 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट उसे CGST पे करना है, 2.5% SGST। इस प्रकार टोटल 5% उसे GST की कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत GST पे करना होता है। और यदि कोई और सप्लायर है यानी कि ट्रेडर है तो उस केस में उसे 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जीएसटी के तौर पर पे करना होता है CGST एक्ट के अंतर्गत, और 0.5% SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 1% है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यानी कि मैन्युफैक्चर और रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में उसे जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में पे करना है वो टर्नओवर के बेसिस पे पे करना है इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाईज। लेकिन थर्ड केस में यानी कि जब व्यक्ति ट्रेडर होता है तो उस केस में उसे जो टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की उसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना है। फ्रेंड्स, ये जो हमने स्कीम डिस्कस की है वो सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम डिस्कस की है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करता है या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है तो उस केस में भी वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, लेकिन इस केस में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके लिए सेक्शन 9 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि यह कहता है कि व्यक्ति 3% CGST और 3% SGST पे कर सकता है। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंदर कंपोजिशन स्कीम को समझने के लिए आपको जीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 को रेफर करना है और इसके साथ ही CGST रूल 3 टू रूल 7 को रेफ़र करना है, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 सेंट्रल टैक्स को रेफ़र करना है। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सेंट्रल टैक्स के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 को सुपरसीड कर दिया था, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 को रेफ़र करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। फ्रेंड, जो दूसरी स्कीम कंपोजिशन स्कीम सरकार ने नोटिफाई की है वो सेक्शन 9 के अंदर नोटिफाई की है, लेकिन इस केस में भी रूल 3 से लेके रूल 7
तक CGST के रूल एप्लीकेबल होते हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया था विद फैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2019। फ्रेंड्स, ये सभी सेक्शन, रूल और नोटिफिकेशन अपडेटेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड, GST की कंपोजिशन स्कीम को किस प्रकार ऑप्ट किया जाता है? यदि व्यक्ति नई GST की रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो जब वो GST पोर्टल पर GST की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है REG 01, तो उसके पार्ट बी में वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है। इस केस में कंपोजिशन स्कीम उसी डेट से इफेक्टिव होती है जब GST की रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती है। दूसरी ऑप्शन है फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ऑलरेडी GST एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मान लीजिए उसके पास रेगुलर स्कीम है और अब वो कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट होना चाहता है, तो उस केस में उसे GST पोर्टल पर GST CMP 02 फाइल करना होता है फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले। इस केस में कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होती है बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति एक बार GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो उसे हर बार ये इंटीमेशन फाइल नहीं करना होता। फ्रेंड्स, वैसे तो GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर से पहले अप्लाई करना है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यदि आप GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप 30 जून 2020 तक GST पोर्टल पर GST CMP 2 फाइल कर सकते हैं। यह रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दी गई है। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यदि आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और GSTR 1 और GSTR 3B को फाइल करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए किसी भी पीरियड के लिए यह फॉर्म फाइल नहीं करने हैं, यानी कि GSTR 1 या GSTR 3B। फ्रेंड, GST की कंपोजिशन स्कीम की इफेक्टिव डेट क्या होगी यदि व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है? इस केस में देखा जाता है कि क्या व्यक्ति ने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया है जब वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल था। यदि हाँ, तो इफेक्टिव डेट होती है जिस दिन वो GST की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गया है वह डेट। यदि नहीं, तो इफेक्टिव डेट होती है जिस दिन GST का रजिस्ट्रेशन उसे ग्रांट किया जाता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है 11 अक्टूबर को। मान लीजिए वो गुड्स की सप्लाई करता है और 11 अक्टूबर को उसकी सप्लाई 41 लाख रुपीज़ हो जाती है, तो GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है। इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर को अप्लाई करता है, यानी कि विद इन 30 डेज़। तो इस केस में इफेक्टिव डेट मानी जाएगी 11 अक्टूबर, क्योंकि उसने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया था। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स, व्यक्ति GST की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है 1 अक्टूबर को, लेकिन वो अप्लाई करता है 17 नवंबर को और उसे GST की रजिस्ट्रेशन दी जाती है 20 नवंबर से, तो उस केस में इफेक्टिव डेट मानी जाएगी 20 नवंबर, क्योंकि इस केस में व्यक्ति GST की रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ 1 अक्टूबर और उसने 17 नवंबर को अप्लाई किया है, यानी कि विद इन 30 डेज़ अप्लाई नहीं किया है। इसलिए इस केस में जिस दिन GST की रजिस्ट्रेशन उसे दी गई है वह डेट इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 10 के अंतर्गत GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे किन कंडीशन का ध्यान रखना है वो सब सेक्शन 2 में दी गई है, यानी कि वह कोई और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि 10% ऑफ टर्नओवर तक या 5 लाख रुपये विच इज हायर वहाँ तक सप्लाई कर सकता है, या फिर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो कोई ऐसी सप्लाई भी नहीं कर सकता जिसके ऊपर के GST एक्ट के अंतर्गत GST नहीं चार्ज किया जाता, जैसे कि अल्कोहल, लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। इसके अलावा वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई भी नहीं कर सकता, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लेकिन वो इंटर स्टेट परचेजेस कर सकता है, सेल यानी कि आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई ऐसी सप्लाई भी नहीं कर सकता ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जहाँ पे कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को GST एक्ट के अंदर TCS काटना होता है। इस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेज़ॉन के थ्रू सेल करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस में अमेज़ॉन को कंसीडरेशन पर TCS कलेक्ट करने के बाद GST एक्ट के अंदर जमा कराना होता है। इसके अलावा कोई ऐसी गुड्स भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं। फ्रेंड्स, यदि आप नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 सेंट्रल टैक्स देखते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है तो उस केस में वो टेबल में दी गई गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, यानी कि आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोको
पान मसाला, एरेटेड वाटर, ऑल गुड्स, तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर तंबाकू सब्सिट्यूट्स। फ्रेंड्स, एरेटेड वाटर को इंसर्ट किया गया है 1 अक्टूबर 2019 से। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकता, ना ही नो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स, आज की डेट में व्यक्ति इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई कर सकता है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा यहाँ पे वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई करेगा तो उस केस में भी वो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएगा, जिसके बारे में कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। उस डेट के बाद यहाँ पे सर्विसेज वर्ड इंसर्ट किया हुआ माना जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रूल 5 को भी रेफर करना है, CGST रूल 2017, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसे किन कंडीशन का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि व्यक्ति कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकता, ना ही नो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये फ्रेंड्स पहले रूल में दिया गया था, अब इसे सेक्शन में ही इंसर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, GST एक्ट आने से पहले उसके पास जो स्टॉक था वो इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स से नहीं हो सकता, ना ही इम्पोर्टेड फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया में से हो सकता है, ना ही वह यह स्टॉक एजेंट या प्रिंसिपल जो कि आउटसाइड इंडिया है उससे रिसीव कर सकता है, उसमें से हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि यदि व्यक्ति के पास जो स्टॉक है वह होना चाहिए जो कि उसने अनरजिस्टर्ड सप्लाई से ना परचेज़ किया हो। यदि उसके पास अनरजिस्टर्ड सप्लाई से परचेज़ किया हुआ स्टॉक है तो उसे सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत उसके ऊपर GST पे करना है, उसके बाद वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे इनवर्ट सप्लाई के ऊपर GST पे करना होता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, जैसा कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में बताया गया है, यानी कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज पर। मान लीजिए वो GTA से सर्विस लेता है, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से या फिर एडवोकेट से, तो ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जहाँ पे कि उसे रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST पे करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं, जैसे कि पान मसाला, एरेटेड वाटर एक्स्ट्रा। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो टैक्स इनवाइस नहीं इशू कर सकता, बल्कि उसे बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना होता है। और उसके ऊपर फ्रेंड्स वो ये लिखेगा कि वो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, जिसे कि रिसिपिएंट से GST कलेक्ट करना अलाउ नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, अपने हर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे वह ये वर्ड लिखेगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। यदि कोई व्यक्ति एक बार कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो उसे हर बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करेगा। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा GST नंबर है, उसका पैन नंबर सेम है, तो उसे सभी GST नंबर के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी होती है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक बिजनेस के लिए वो कंपोजिशन स्कीम ले ले और बाकी बिजनेस के लिए रेगुलर स्कीम ले। इसके बारे में सेक्शन 10 में ही बताया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की GST एक्ट के अंतर्गत टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 1.5 करोड़ रुपये या स्पेशल कैटेगरी स्टेज में 75 लाख रुपीज़, तो उस केस में जिस दिन उसकी टर्नओवर एक्सीड हो जाएगी उसी दिन वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा और इसके बारे में उसे इंटीमेशन GST पोर्टल पर फाइल करना होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में रूल 6 में बताया गया है CGST रूल में कि यदि किसी व्यक्ति की टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे कंपोजिशन स्कीम से उसी दिन बाहर हुआ माना जाएगा और उस केस में उसे 7 डेज़ के अंदर GST पोर्टल पर GST CMP 04 फाइल करना है और उसकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी और उसे रेगुलर स्कीम के अंतर्गत GST पे करना है। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 49 लाख रुपीज़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में 18 फरवरी को उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसे GST पोर्टल पर 7 डेज़ के अंदर यानी कि 25 फरवरी तक GST CMP 04 फाइल करना है। इसके अलावा उसे स्टॉक और कैपिटल गुड्स की डिटेल भी फाइल करनी है GST ITC 01 में। इसके लिए उसके पास 30 डेज़ हैं, यानी कि 20 मार्च से पहले उसे यह डिटेल GST पोर्टल पर फाइल करनी है ताकि वो स्टॉक के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ले सके। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में वो रिसिपिएंट से कोई GST कलेक्ट नहीं कर सकता और ना ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है और ना ही आगे किसी व्यक्ति को पास ऑन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट की प्रोविज़न को वायलेट करता है और गलत तरीके से GST की कंपोजिशन स्कीम को लेता है जबकि वो उसको लेने के लिए एलिजिबल नहीं था, तो उस केस में उसे नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत तो टैक्स पे करना ही है। इसके अलावा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत।
फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंदर यदि कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेता है वो तब तक वैलिड रहती है जब तक वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहता है तो इस केस में उसे GST CMP 044 फॉर्म फाइल करना होता है GST पोर्टल पर 7 डेज़ के अंदर। फ्रेंड्स, जैसे ही व्यक्ति यह फॉर्म फाइल कर देता है तो उसके बाद वो कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ये फॉर्म उससे विड्रॉल से पहले फाइल करना है। यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम को गलत क्लेम किया है, वो एलिजिबल नहीं था, तो उस केस में पहले वह उसे नोटिस इशू करेगा CMP 05 फॉर्मेट में और व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देगा को 15 डेज़ के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करे GST CMP 06 फॉर्म में, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर GST CMP 07 फॉर्म में 30 डेज़ के अंदर ऑर्डर पास करेगा और व्यक्ति को डिनाई कर सकता है कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे ही व्यक्ति को यह ऑर्डर मिलता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर उसे स्टेट में GST ITC 01 फाइल करनी होती है, जिसमें कि वो स्टॉक डिक्लेयर करता है इनपुट सेमी फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स का, ताकि वो इनपुट एज कैडी ले सके क्योंकि वो रेगुलर स्कीम में आ जाएगा। यदि GST एक्ट के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम किसी एक भी बिजनेस से विड्रॉ कर ली जाती है या फिर GST ऑफिसर डिनाई कर देता है तो उस केस में सभी बिजनेस के लिए GST की कॉम्पोजिशन की विड्रॉ हुई मानी जाती है जो कि व्यक्ति ने उस पैन पर लिए हुए हैं। फ्रेंड, दूसरी कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा नोटिफाई की गई है, यदि व्यक्ति विद इन द स्टेट गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है तो वह स्कीम ले सकता है। फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो सेक्शन 10 के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल ना हो। इसके अलावा वो कोई ऐसी सप्लाई भी नहीं कर सकता जिसके ऊपर के GST नहीं लगता है, जैसे कि अल्कोहल, लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो नोट करने वाली बात है ये है कि वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि ना तो गुड्स की इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर सकता है, ना ही सर्विसेज की इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर सकता है। जबकि सेक्शन 10 के अंतर्गत व्यक्ति सिर्फ गुड्स की ही इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, जबकि सर्विसेज के केस में फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा अमेंडमेंट की गई है जो कि अभी नोटिफाई नहीं की गई है। यानी कि सेक्शन 10 के अंतर्गत इंटर स्टेट सर्विसेज तो सप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा फ्रेंड, ना तो व्यक्ति कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सप्लाई नहीं कर सकता, जिससे कि GST एक्ट के अंदर TCS काटना होता है, और वह सप्लाई भी नहीं कर सकता जो कि यहाँ पे नीचे टेबल में दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड मैन्युफैक्चरर नहीं लिखा गया, इस प्रकार भले ही व्यक्ति मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो वह यह सप्लाई नहीं कर सकता जो कि यहाँ पे नीचे टेबल में दी गई है, यानी कि आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, एरेटेड वाटर, ऑल गुड्स, तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर तंबाकू सब्सिट्यूट्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इस स्कीम को एक बिजनेस के लिए ऑप्ट करता है तो उसे सभी बिजनेस के लिए ऑप्ट करना है यदि उसका पैन नंबर सेम है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति ये स्कीम ऑप्ट करता है तो उस केस में वो रेसिपिएंट से कोई GST कलेक्ट नहीं कर सकता और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इस केस में वो टैक्स इनवाइस इशू नहीं करेगा बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, और बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे उसे मेंशन करना होगा कि वो टैक्सेबल पर्सन है और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग वो GST कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में यदि व्यक्ति 3% CGST और 3% SGST पे करता है तो उस केस में उसे सभी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर यह GST पे करना है, भले ही वह गुड्स एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल हो। फ्रेंड्स, GST एक्ट के अंतर्गत यदि व्यक्ति यहाँ पे 3% CGST 3% SGST पे करता है और उस केस में वो ऐसी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज भी लेता है जहाँ पे कि रिसिपिएंट को GST रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना होता है, तो उस केस में जो एप्लीकेबल रेट है उसके ऊपर उसे GST पे करना है। जैसे कि यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस लेता है या एडवोकेट्स की तो GST रिसिपिएंट को ही पे करना है, उस केस में वो एप्लीकेबल रेट पर GST पे करेगा। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और इस स्कीम के अंतर्गत शिफ्ट होना चाहता है तो उस केस में जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है अपने स्टॉक के ऊपर, वो उसे रिवर्स करना है और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। यदि बैलेंस अमाउंट है तो वो लैप्स हो जाता है।
फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति बेकरी आइटम सप्लाई करता है और उसके साथ उसका ईटिंग प्लेस भी अटैच्ड है तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। इस केस में फ्रेंड्स 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी ही पे करना है क्योंकि इसे रेस्टोरेंट सर्विस ही माना जाएगा, यानी कि सर्विंग ऑफ फूड और ड्रिंक। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उस केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। बिल ऑफ सप्लाई के लिए कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया, लेकिन रूल 49 में बताया गया है कि बिल ऑफ सप्लाई के अंदर कौन से पर्टिकुलर होने चाहिए, जैसे कि नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, कंजक्टिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर एक्स्ट्रा। आप इस रूल को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसे टैक्सेस किस फॉर्म में पे करने होते हैं, रिटर्न कब फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, इस केस में कंपोजिशन टैक्स पेयर को जीएसटी CMP 08 फॉर्म में क्वार्टरली बेसिस पर अपने टैक्सेस पे करने होते हैं, यानी कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 दिनों के अंदर यह टैक्सेस जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन पे करने होते हैं जीएसटी CMP 08 में। इसके अलावा उसे एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 4, जिसे कि 30 डेज़ के अंदर फाइल करना होता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, और GSTR 9A भी फाइल करनी होती है 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। फ्रेंड्स, सरकार इन डेट्स को एक्सटेंड भी कर सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इन डेट्स को एक्सटेंड करती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 29 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है सेक्शन 10 के अंतर्गत और लगातार 3 टैक्स पीरियड के लिए अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर बैक डेट से भी व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंदर ई-वे बिल भी बनाना होता है और यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाता है, इसलिए उसे ई-वे बिल की प्रोविज़न को भी कंप्लाई करना है यदि कंसाइनेंट वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, ई-वे बिल का रूल 138E ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करता है तो उस केस में उसे जीएसटी CMP 08 जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना होता है ताकि वो अपने क्वार्टरली टैक्सेस पे कर सके। यदि वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए यह स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर फाइल नहीं करता है तो उस केस में वो ई-वे बिल पोर्टल पर ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। जितना अधिक आप लाइक करते हैं उतनी ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होनी चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।